हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान एमसीक्यूज़ के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, ये एपिसोड 3 भागों में होता है, जो कि होता है भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। दूसरा, हर एक भाग के 10-10 एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और तीसरा, हर प्रश्न के उत्तर की व्याख्या की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विज्ञान एमसीक्यूज़। विज्ञान एमसीक्यूज़ का ये 8वां एपिसोड है और इससे पहले 7 एपिसोड हो चुके हैं और 7 एपिसोड में 70 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से कराए जा चुके हैं। इसलिए आज का जो एपिसोड है उसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो 71 से स्टार्ट होंगे। अगर आपने इससे पहले के 7 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप 7वें एपिसोड को जाके देखिए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो बीपीएससी की दे रहे हो, बिहार दरोगा दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, यूपीएसएससी दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो रेलवे के हो चाहे कोई भी हो, जहाँ भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए और सब अपने हो सके तो अपने कॉपी में नोट करते जाइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण यानी नाइट विजन apparatus में किया जाता है? पहला, रेडियो तरंगे यानी रेडियो वेव्स, सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव्स, अवरक्त तरंगे यानी इंफ्रारेड वेव्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। इसकी तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट से अधिक होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की रोशनी का रूप है। इसका प्रयोग रात्रि दृष्टि निरीक्षण, लक्ष्य ढूंढने यानी जो आपका लक्ष्य टारगेट है उसको ढूंढने इत्यादि के लिए सैन्य एवं असैन्य क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। इसका अगला सवाल है, कथन है रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं। कारण है रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। पहला है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है, कथन सही है और कारण गलत है। और चौथा है, कथन सही गलत है और कारण सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित नहीं होती हैं। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है। ऐसी तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तथा वे तरंगे निर्वात में भी संचारित हो सकती है, तो उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होती है। कारण है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। आपके ऑप्शन हैं, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है, कथन सही है तथा कारण गलत है। और चौथा है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी ए गलत है किंतु मतलब कथन सही है और कारण गलत है। प्रकाश के अलग अलग रंगों की ऊर्जा उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। जब हम किसी प्रकाश को प्रिज्म से क्रॉस करते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम विबग्योर भी बोलते हैं, जिसमें सब वी फॉर वेलवेट, आई फॉर इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है सूर्य प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग में का विक्षेपण सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में
से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच या क्रुक्स कांच? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रुक्स कांच में सेरियम ऑक्साइड उपस्थित हो रहता है जो पराबैंगनी किरणों को आंखों तक आने से रोकता है। पराबैंगनी किरणें आंखों के लिए हानिकारक होती हैं, अतः धूप के चश्मों में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। 5वां सवाल है, निम्न में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन है स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल बूंद का फैलना या फिर पौधे की जड़ों से जल का इसके पुनः समूह की? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, पौधों की जड़ों से ऊपर की ओर जल का चढ़ना कोशिकत्व के अतिरिक्त प्रासरण यानी ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा भी संपन्न होता है। पादप कोशिका यानी प्लांट सेल की झिल्ली एक अर्ध परपगमेय यानी सेमी परमिएबल झिल्ली की भांति कार्य करती है जो जल के अणुओं को ऊपर जाने देती है। 6वां सवाल है, जब कोई वाहन बल ना लगा हो तो द्रव की छोटी बूंद की आकृति निर्धारित होती है। ऑप्शन है द्रव के पृष्ठ तनाव से, द्रव के घनत्व से, द्रव की श्यानता से या फिर वायु के ताप से? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्रव की बड़ी बूंद पर उसका भार या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगता है, परंतु छोटी बूंद की आकृति मुख्यतः द्रव के तनाव द्वारा निर्धारित होती है। अगला सवाल है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व या फिर बाष्प दबाव? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्येक द्रव की खुली सतह एक खिंची हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। द्रव के इस गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। 8वां प्रश्न है, प्राय तेज आंधी आने पर फूस की या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि? इसका ऑप्शन है छतों का आकार जटिल होता है, छतें कसकर नहीं बंधी होती, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, या फिर फूस की छतें तेज वायु में स्वतः ही उड़ जाती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छत के ऊपर वायु वेग अधिक होने से वहां वायु दाब कम हो जाता है जबकि छत के नीचे वायु दाब सामान्य रहता है। यह दाबांतर के कारण छत उड़ जाती है। अगला सवाल है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, झील की तली में दाब अधिक होता है अतः बुलबुले के अंदर भारी वायु का आयतन कम होगा। ऊपर आने पर दाब कम होता है तो बुलबुले की वायु का आयतन बढ़ जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना प्रदर्शित करता है तूफान का आना, वर्षा का होना, स्वच्छ मौसम या फिर शीतलहर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अचानक वायु दाब कम होने पर अधिक दाब के क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, फलस्वरूप आंधी तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। आज का दूसरा भाग है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। इसका पहला प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या फिर क्रोमियम की मात्रा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टेनलेस स्टील लोहा कार्बन, क्रोमियम एवं निकिल से मिलकर बनता है। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। सही जवाब इसका आज का दूसरा क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में, रंगीन पदार्थों के प्रभासी आसवन में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग रंगीन पदार्थों के प्रभासी आसवन में किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल,
ऑक्जेलिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, सिरके में एसिटिक अम्ल यानी C2H4O2 पाया जाता है। निम्नलिखित में से कार्बन नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला कार्बन के अपरूप हैं। हीरे का अपेक्षिक घनत्व 3.5 तथा ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व 2.5 होता है। पांचवा सवाल है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एरिथ्रीन, एट्रोपिन या फिर 2-आइसोप्रोफेसिफिनाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, एरिथ्रीन संश्लेषित पायरेथाइराइड कीटनाशक है जो मच्छरों को भगाने वाली दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। मच्छर इसकी गंध से भाग जाते हैं। छठा सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट या फिर नाइट्रोग्लिसरीन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है। यह एक भारी तैलीय एवं रंगीन तरल विस्फोटक होता है। यह नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल से प्राप्त होता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। कारण, मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है जहां वे पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है, कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। चौथा है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन है जो आसानी से जलती है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा देती है। उच्च दाब पर ब्यूटेन आसानी से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन तथा इथेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल के तनु घोल की ओर जाता है। दूसरा है, प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर वाहन दाब लगाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन चुनें। केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, परासरण के प्रक्रम में विलायक तनु घोल से सांद्र घोल की ओर जाता है। यह परिघटना व्यापक रूप से सभी जीवों के जैव तंत्र में, विशेष रूप से पौधों की वृद्धि में घटित होती है और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। 9वां सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, यानी बेकिंग सोडा को पाक सोडा भी कहते हैं। दूसरा है, अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। तीसरा है, विरंजक पूर्ण का उत्पादन हेसन ब्लेवर संयंत्र में होता है। उपयुक्त कथनों में से सत्य चुनें। पहला है 1, 2 और 3, दूसरा है 2 एवं 3, तीसरा है 1 एवं 2 या चौथा है केवल 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग पाक सोडा या फिर बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं। अग्निशामकों में कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग पायरीन नाम से किया जाता है। अतः उपरोक्त कथन 1 एवं 2 गलत है। विरंजक चूर्ण का निर्माण हेसन क्लेवर विधि से किया जाता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी केवल 3। विरंजक पूर्ण का उत्पादन हेसन ब्लेवर संयंत्र में होता है। सिर्फ 3 सही है और 1 और 2 गलत है। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अग्निशामकों में खाने का सोडा यानी बेकिंग पाउडर, जिसे हम लोग पाक सोडा भी बोलते हैं, प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है, शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। या तीसरा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन चुनें। 1, 2 और 3, 1 और 2
2 एवं 3, 1 और 3। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, खाने का सोडा यानी अग्निशामकों एवं बेकरी उपयोग में प्रयोग होता है। यानी बेकरी जो उद्योग होते हैं, जो जहाँ पे खाने बिस्किट वगैरह बनते हैं, जिसको हम बेकरी बोलते हैं, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। शीशे के उत्पादन में बुझा हुआ चूना प्रयोग में लाया जाता है। जिप्सम का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट उपयोग में तथा अमोनियम सल्फेट बनाने में किया जाता है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी को जिप्सम के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आज का तीसरा भाग है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सही सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में फसलें दी गई हैं और सूची 2 में फसल नाशक जीव दिए गए हैं। चावल एफिड, गेहूं घुंडी मतकुज, गन्ना तेलिया कर्तन सलब या फिर चना शीर्ष परो बेधक सलब। इसका सही जवाब है 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। चावल की फसल को घुंडी मतकुज नामक कीट, गेहूं की फसल को एफिड नामक जीव, गन्ने को शीर्ष परो बेधक सलब तथा चने को तेलिया कर्तन सलब नामक कीट नुकसान पहुंचाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करते हैं। जो कौन ऐसा प्राणी है, कौन ऐसा जीव है जो अपने आंत्र में बहुत सारा जल जमा कर रखता है। मेलॉक, घोड़ा, जेब्रा या फिर ऊंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी ऊंट। ऊंट अधिकतर रेगिस्तानों में पाए जाते हैं जहां बालू होते हैं, जिसको हम लोग डेजर्ट बोलते हैं। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। संसार में ऊंट ही एक ऐसा प्राणी है जो कि आंत्र में थैली नुमा जगह में पानी का संग्रह कर लेते हैं, जिससे वह कई दिनों तक बिना पानी के भी रह लेते हैं। आपने देखा होगा कि ऊंट के पीठ पर एक कुबड़ होती है जिसमें बहुत सारा पानी वो जमा करके रखते हैं, इससे कि वो लॉन्ग टाइम तक उससे पानी पी सकते हैं और बिना पानी के वो रह सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, सूर्य की किरणें त्वचा में इन्स्टिटॉल को थिंसेसिस के द्वारा विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। थिंसेसिस द्वारा की गई यह प्रक्रिया हार्मोन जैसी होती है, अतः इसे हार्मोनल विटामिन कहा जाता है। यानी इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगला सवाल है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः है जल चक्र बंद हो जाएगा, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, वर्षण चक्र रुक जाएगा या फिर जल पादपों के लिए नाइट्रेट अपर्याप्त हो जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु प्राप्त नहीं हो सकते। कारण यह है कि नदियों और तालाब शैवालों और खतवार से भर जाएंगे और जल में घुली समस्त ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। एजोला, नीलहरित शैवाल या फिर एल्फेला। केवल 1, केवल 2 या 1, 2 और 3 यानी तीनों या फिर 1 और 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। एजोला, एल्फेला तथा नीलहरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। एजोला की जड़ों में एना बीना रहता है, इसलिए धान की खेती में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी 1, 2 और 3। एजोला, नीलरहित शैवाल और एल्फेला का प्रयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है, परखनली शिशु के मामले में यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जो हम लोग सुनते हैं उसके मामले में ये क्वेश्चन है। निषेचन परखनली के बाहर होता है, शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है, निषेचित माता के शरीर के बाहर होता है या निषेचन परखनली के अंदर होता है। परखनली यानी टेस्ट ट्यूब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। परखनली शिशु एक ऐसी विधि है यानी टेस्ट
टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत परखनली में यानी टेस्ट ट्यूब में निषेचन क्रिया के बाद भ्रूण को माता के गर्भ में जमाया जाता है। यह क्रिया उन माताओं में की जाती है जो साधारण रूप से गर्भ धारण नहीं कर सकती। जो लेडीज़ जिनको कि बेबी को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए एक टेस्ट ट्यूब बेबी का विधि अपनाई जाती है, जिसमें कि परखनली में निषेचन की क्रिया के बाद उस भ्रूण को माता के गर्भ में जमाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? 1986 में, 1888 में, 1989 में या फिर 2001 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत में सर्वप्रथम परखनली शिशु का जन्म 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था और इसका नाम इंदिरा रखा गया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सबसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंदिरा। 8वां प्रश्न है, थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण था? ऑप्शन है, उस स्थान से पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में समुद्र निकट है। बी ऑप्शन 2, यह भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। तीसरा है, यह भारत के ऐसे नगर के निकट है जो भौगोलिक विषुवत रेखा के निकटतम है। या फिर ए या सी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना त्रिवेंद्रम थुम्बा गांव जो केरला में है 1963 में की गई थी। मूलतः यह केंद्र देश के प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत है। इस स्थान का चुनाव करने का प्रमुख कारण यह है कि यह केंद्र भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है, यानी इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, यह भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान और प्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? आमवात, तांत्रिका आघात, पेशी दुष्पोषण या फिर परमस्तिष्क रक्तस्राव? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पेशी दुष्पोषण एक एच गुणसूत्र में संलग्न अनुवांशिक रोग है जो पीड़ित परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाता है। यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर जिसे हम जेनेटिक बोल सकते हैं वो चलता ही रहता है, जिसे हम पेशी दुष्पोषण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वयस्क कामगार के लिए एक दिन संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट खाद्य और कुल प्रोटीन खाद्य उच्च एवं निम्न दोनों का क्रमशः तौल होना चाहिए। 600 ग्राम एवं 200 ग्राम, 500 ग्राम एवं 350 ग्राम, 300 ग्राम एवं 200 ग्राम या फिर 600 ग्राम एवं 420 ग्राम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किसी वयस्क कामगार को एक दिन में संतुलित आहार के लिए 2100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी जो भी लोग वयस्क होते हैं, जो काम करते हैं, उनको पर डे 2100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 420 ग्राम प्रोटीन उसके भोजन में होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि एक वयस्क कामगार को, एक मनुष्य को संतुलित आहार के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो उसको 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये था आज का क्लास। आपको ये क्लास कैसा लगा? आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फ्रेंड्स में, अपने पढ़ने वालों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।